एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे, जो आज अति लघु उत्तरीय सीरीज की लास्ट सीरीज है। आज आप लोगों का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जो पिछली वीडियोस हैं और भी जो सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट की है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्यात्मक राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य मतलब क्या होता है? इसका सूत्र देखिए, पदों का योग और पदों की संख्या। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पदों का योग है, योग मतलब होता है जोड़, इसको सारी जो संख्या है सबको जोड़ लेंगे। उसके बाद पदों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये पदों की संख्या हो जाती हैं, तो इसको पुट कर लेंगे। तो जैसे समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप सॉल्व ऐसे ही करेंगे। ये देखिए आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप लोग को पहली बार ये देख रहे हो। आप लोगों का एक सब्जेक्ट ही मैथ है और जिसमें ये आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको पहले पुट कर लेते हैं। देखिए 10 आपके और ये 20, तो ऐसे ही ये कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 30। अब यहाँ पे 30 प्लस 18, तो 8 और 3 1 4 48 हो जाते हैं। और यहाँ पे 48 में 12 प्लस कर लेते हैं, तो 2 8 10 10 का 0 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 हो जाता है। यहाँ पे 12 प्लस किए थे ना, उसके बाद यहाँ पे 60 आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 14 प्लस कर लेते हैं, 4 6 और 1 7 हो जाता है। उसके बाद 16 प्लस कर लेते हैं, 4 6 10 10 का 0 कैरी 1 7 1 8 और 1 9 ये हो जाते हैं। उसके बाद देखिए 50 बचा आपका, तो 50 को प्लस कर देते हैं, 0 0 0 और 9 और 5 कितना होता है? तो 14। तो यहाँ पे आपका 14 हो जाता है, यानी 140। देखिए यहाँ पे इतना ही आया, यानी आपका जो ये यहाँ पे प्लस है ये आपका राइट है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि देखिए 140 और अपॉन 7। अब इसको आप कट कर दें, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और आप ये 0 यहाँ पे लिख दें, यानी कि जो आपका आंसर आ जाता है वो इज इक्वल टू 20 आंसर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुलक क्या है? उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। यह सामग्री में चर राशि का वह मान है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अथवा सामग्री में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे हम सामग्री का बहुलक कहते हैं। यानी क्या मतलब है कि जो भी आपको नंबर्स दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हो नंबर, उन्हीं को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। यदि हम कहते हैं कि किसी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक 35 है, तो इसका अर्थ यह है कि विद्यार्थियों की सबसे अधिक संख्या में 35 अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात अधिकतम विद्यार्थियों के अंक 35 है। यानी क्या कह रहे हैं कि किसी कक्षा में जब नंबर दिए गए बच्चों को तो कितने दिए गए? तो जो यहाँ का बहुलक है तो वो 35 है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चों को 35 नंबर ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए बहुलक है 35। समझ लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का भूयिष्ठक या बहुलक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करना है? जैसे नंबर ये हो जाते हैं 9 14 10 7 11 12 11 13 11। सब पदों का आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम मतलब जैसे कहानी था बताया था आप लोगों को कि सीढ़ियों पे चढ़ना, तो स्टेप बाय स्टेप पहले सीढ़ी पर कदम रखेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। इसी तरह आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो ये हो जाता है आरोही क्रम। और अवरोही मतलब सीढ़ियों से उतरना। पहले मान लीजिए अब 9 स्टेप तक चढ़ चुके हैं, तो 9 8 7 6 इस तरह से ये हो जाता है आपका अवरोही क्रम। तो यहाँ पे क्या है? आरोही क्रम करना होता है।
तो आरोही क्रम आप इस तरह से, ये भी नहीं कि आरोही क्रम ही करें, लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से नंबर्स आए हैं। तो जब आरोही क्रम में आप कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 7 हो जाता है सबसे छोटा, फिर यहाँ पे देखिए 7 के बाद कौन सा हो जाता है, यहाँ पे 9 हो जाता है, 9 के बाद देखिए 10 हो जाता है ना। 10 के बाद आपका 11 आता है, 11 देखिए कई बार आया है तो 11 को आपने लिख लिया। फिर 11 के बाद 12 है नंबर, तो 12 को रख लिया। फिर उसके बाद 13 और 14। तो इस तरह से ये आपके नंबर्स आ जाते हैं। अब आप देख ले, देखिए 7 1 टाइम, 9 1 टाइम, 10 1 टाइम, लेकिन जो आपका 11 है वो 3 टाइम हो जाता है। फिर 12 13 14 ये सब 1 टाइम हो जाते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 11 जो नंबर है वो सबसे अधिक बार आया है, यानी आपका जो बहुलक हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो 11 हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या सबसे बार रिपीट हो वही संख्या बहुलक कहलाती है। क्वेश्चन हो जाता है कच्चा माल किसे कहते हैं, प्रकृति, खेतों या भूमि के अंदर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कच्चा माल कहलाती हैं। कारखानों में या यंत्र द्वारा जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वह तैयार या निर्मित माल कहा जाता है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1992 के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इंडिया काउंसिल एक्ट 1992 के सदस्यों की 12 से 16 संख्या थी। अगर इसे बात की जाए तो इस अधिनियम के दौरान विधान परिषदों में सदस्य कम से कम 10, कितने, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा कितने थे, तो 16 थे। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12 से 16, लेकिन कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सन 1904 ईस्वी में पारित हुआ। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। नवजागरण का क्या अर्थ है, तो नवजागरण धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करना, ये नवजागरण कहलाता है। उदार नरम दल से आप क्या समझते हैं, जैसे क्वेश्चन में आपका उदार दल आ जाए या नरम दल आ जाए, तो आप मतलब नरम दल और उदार तो एक ही हैं, तो नाम ध्यान रखिएगा। तो इसमें समझ लेते हैं कौन कौन है। तो कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे वो क्या कहलाते थे, तो उदारवादी नेता कहलाते थे। यानी यहाँ पे क्वेश्चन ही आपका है कि उदार यानी नरम दल से आप क्या समझते हैं। इसमें कौन कौन हो जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी हो जाते, उमेश चंद्र बनर्जी हो जाते, फिरोज शाह मेहता हो जाते हैं। आदि नेताओं के हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति क्या था, कृतज्ञता की भावना थी। तो ये आपके नेता हो जाते हैं। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, निम्नलिखित नारा किसका है, तो ये नारा भीकाजी कामा जी का है। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति जननी के रूप में, किसके रूप में, तो भारतीय क्रांति जननी के रूप में, देखिए यहाँ पे लिख दें अच्छे से, जननी के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से भी मशहूर हैं। किसके नाम से, तो महान पुजारिन के नाम से, ध्यान रखिएगा, पुजारिन के नाम से विख्यात हैं या प्रसिद्ध हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बात एक ही है। खैर, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है वीर यानी भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था, तो वीर सावरकर हो जाते हैं। पहला तिरंगा झंडा वीर सावरकर ने बनाया था, जिसे जर्मनी में, कहाँ, तो जर्मनी में 1907, कब, तो 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम काया ने फहराया था। यहाँ पे हो जाता है किसने फहराया था, तो मैडम कामा ने फहराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है दांडी यात्रा किसने की, तो महात्मा गांधी जी ने की। कब की, तो 24 दिवसीय, इसको समझ लेते हैं, 24 दिवसीय
मार्च 12 कब 24 दिवसीय और मार्च 12 1900, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, मार्च 12 हो जाता है और 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। क्वेश्चन हो जाता है उन 2 सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम लिखो जिन्हें फांसी दी गई। तो उन क्रांतिकारियों के नाम हो जाते हैं सरदार भगत सिंह और हो जाते हैं राजगुरु। इनको कब फांसी दी गई? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च। कब? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सीमांत गांधी कौन थे? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। किन्हें कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। इन्हें मुस्लिम गांधी को और फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता था। देखिए, अगर फ्रंटियर गांधी आ जाए या मुस्लिम गांधी या सीमांत गांधी, तो किनको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वो पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न, क्या? तो जिन्हें भारत रत्न दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस सन में किया गया? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 ईस्वी में किया गया। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में शाम 5:17 पर हुई थी। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसने की थी हत्या, है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? तो किस नीति का समर्थन किया? तो गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। विश्व के 2 प्रमुख गुट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड हो जाता है सोवियत संघ। पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझ लेते हैं सोवियत संघ या यहाँ पे रूस भी, रूस लिख सकते हैं, ठीक है ना, रूस। पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। दक्षिण में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम लिखो। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति से सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखो। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 भागों में, जबकि 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है विस्तृत पर्वतीय प्रदेश। सेकेंड हो जाता है सिंधु और गंगा मैदान। और देखिए थर्ड हो जाता है रेगिस्तान क्षेत्र। थर्ड क्या हो जाता है? तो रेगिस्तान क्षेत्र हो जाता है। और फोर्थ हो जाता है दक्षिणी प्रायद्वीप। क्या हो जाता है? तो दक्षिणी प्रायद्वीप। तो इस तरह से 4 हो जाते हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। पूर्व में क्या है? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी।
पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो जाता है, बंगाल की खाड़ी। वहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई, बंगाल की खाड़ी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समताप तथा समदाप रेखा किन्हें कहते हैं? समताप तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समताप रेखा वे है जो मौसम के नक्शे पर समान तापमान के बिंदुओं को जोड़ती है। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज देखिए कई प्रकार के होते हैं। तो धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं, लोह आलोह भी होते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। कौन कौन से होते हैं? धात्विक, अधात्विक और लोह आलोह भी होते हैं। लोह अयस्क किसे कहते हैं? खदानों से प्राप्त लोहे को लोह अयस्क कहते हैं। खान किसे कहते हैं? जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उन्हें खान कहते हैं, खदान कहते हैं, खान भी कहते हैं और क्या कहते हैं? खदान भी कहते हैं। क्वेश्चन में खान आ जाए या खदान आ जाए तो आप लिखेंगे, ठीक है ना। जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उन्हें खान या खदान कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज हो जाता है। काला सोना किसे कहते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोयले को काला सोना कहते हैं। तो जी नहीं, कोयले को काला सोना नहीं कहते हैं, जबकि कहते किसको हैं? पेट्रोलियम को। अब क्यों कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। पेट्रोलियम को कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि नाम जैसे आपने सुना आपके मन में यही चीज़ आ गया, काला सोना मतलब कोयला, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी की पपड़ी से निकाला गया काले रंग का कच्चा तेल होता है और इसका उच्च मूल्य होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको काला सोना कहते हैं। शक्ति के साधन किन्हें कहते हैं? तो जिन साधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं, उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आपका हो जाता है अभ्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभ्रक 4 प्रकार के होते हैं, जबकि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। तो मस्कोवाइट वर्ग और बायोटाइट वर्ग कौन कौन से वर्ग में होते हैं? तो मस्कोवाइट वर्ग हो जाता है और एक हो जाता है, मतलब ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकेंड नंबर का है, तो बायोटाइट। मस्कोवाइट और बायोटाइट वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से 2 प्रकार हो जाते हैं। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक समुद्र तट से प्राप्त होता है। नमक समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए समुद्र के पानी को छिछले तालाबों में इकट्ठा किया जाता है और फिर क्या किया जाता है इसमें? देखिए 8 से 10 दिनों में, कितने दिनों में? तो 8 से 10 दिनों में ज़्यादातर पानी सूरज की तेज रोशनी में भाप बनकर उड़ जाता है और तली में क्या रह जाता है? तली में नमक रह जाता है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठन हुआ, यानी कब गठित किया गया या गठन कब इसका हुआ? तो भारत में वर्ष 1993 और अगर डेट की बात की जाए तो 12 अक्टूबर। कब? तो 12 अक्टूबर हो जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। आप देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि पत्रिका किस में निकलती थी? तो अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। और यंग इंडिया का जो है नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो गांधी जी द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो फ्रांसीसी, अंग्रेजी हो जाती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1972 में। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड ये हो जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनोन्मूलन जारी और जलवायु और भूगोल वन परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत है? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय चिन्ह है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। अब क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो सारस हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में पलाश का फूल राजकीय पुष्प हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक हो जाता है और स्थानीय भाषा में सीता अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीता अशोक कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो स्थान है तो वो द्वितीय हो जाता है, यानी कि सेकेंड हो जाता है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इसको भी सही कर लीजिएगा। महाराष्ट्र फर्स्ट पे हो जाता है और जो उत्तर प्रदेश है वो सेकेंड पे हो जाता है। क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। उत्तर प्रदेश में किसी शहर में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें हैं? तो कानपुर में है। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर लाल इमली मिल ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो वाराणसी, कानपुर, इटावा और मोदीनगर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो फिरोजाबाद, बेजोई, नैनी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बालावली, सासनी, शिकोहाबाद तथा हाथरस। फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। कौन? तो फिरोजाबाद किसका है? तो विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का। एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो सोनभद्र जिले का रेणुकूट हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में लिखिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर, करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर, चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर, गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर, रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर, राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर, बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर हो जाती है। क्वेश्चन देख लेते हैं भूस्खलन का क्या तात्पर्य है। तो भूस्खलन को समझ लेते हैं। भूस्खलन एक वैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़ों और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है।
भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों से रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद से लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट होगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजना लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है तृप्ति पावर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।